हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था कि गुप्त काल की जो है सामाजिक स्थिति के बारे में, और आज हम मैंने बताने का प्रयास करेंगे कि जो है गुप्त काल में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, शिक्षा का क्या प्रबंध था। क्योंकि गुप्त काल में देखते शिक्षा का बहुत ही अच्छा प्रबंध था। यहाँ तक बिहारों में मठों में भी शिक्षा दी जाती थी, यहाँ तक कि जो मंदिरों में भी शिक्षा का प्रबंध बहुत ही अच्छे तरीके से प्रबंध किया जाता था। और इस शिक्षा को प्रसार करने के लिए इस समय गुप्त राजाओं के शासक, गुप्त महाराजा जितने भी सब लोग थे, सभी जो समृद्धशाली जो हुआ करते थे, वह शिक्षा के प्रबंध करने के लिए जो है, शिक्षा को बढ़ावा प्रसार करने के लिए जो है दान देते थे, ताकि जो है शिक्षा का प्रसार हो सके, आगे बढ़ सके। बहुत सारे ऐसे छात्र जो थे विभिन्न विषयों में, जैसे वेद, वेदांग, पुराण, इतिहास, मीमांसा, तर्कशास्त्र, यहाँ तक कि जो है धर्मशास्त्र, ये सब का जो है अध्ययन किया करते थे। इस तरह से देखते हैं कि बौद्ध मठों और जैन मठों में भी जो है शिक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से भी जो है दी जाती थी। यहाँ तक कि शिल्पों की शिक्षा के लिए कोई अलग संस्था नहीं थी इस समय, क्योंकि लोग जो समृद्ध परिवार, जो व्यापार जितने भी थे, शिल्पों के लोग थे, उन लोग अपने बच्चों को स्वयं शिक्षा भी देते थे। यहाँ तक कि क्योंकि उस समय जो है जो युद्ध की शिक्षा, व्यायाम की शिक्षा, ये सब प्रैक्टिकल करवाते थे लोग। और यहाँ तक कि देखते हैं कि इस समय शिक्षा का प्रत्येक क्षेत्र में, इस यानी गुप्त काल में शिक्षा का बहुत ही चारों तरफ से देखते हैं शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही संतोषजनक स्थिति थी। इस समय जो है सबसे बड़ी चीज था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का विस्तार हो रही थी, और बौद्ध धर्म विस्तार के साथ साथ भारत के बहुत सारे से नगरों में जो शिक्षा का उद्भव हो रही थी, बिहारों की स्थापना हो रही थी। उस बिहारों में रह करके जो बहुत भिक्षु लोग क्या करते थे, विद्या के अध्ययन और अध्यापन में कार्य लगे रहते थे। इस समय एक बहुत ही प्रसिद्ध हुए जो है ये शिक्षा का केंद्र नालंदा, विक्रमशिला, उदयनपुर, वल्लभी, ये सब महाविहार थे। लेकिन ये धीरे धीरे इतनी प्रसिद्धि हुई कि जो विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया। भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी जो है छात्र और जो है विद्वान शिक्षा के लिए इन केंद्रों में आते थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है शिक्षा का केंद्र कौन कौन था। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो शिक्षा जो है केंद्र, शिक्षा केंद्र कौन कौन से था। ये शिक्षा जो केंद्र था वह क्या था, हमारा ये केंद्र जो है मठ और मंदिर, क्या है, मठ है, मंदिर, विहार, और इस तरह से देखते हैं कि जो गुरुकुल भी हुआ करते थे। क्या है, गुरुकुल। गुरुकुल यही हमारा जो है शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। इसी तरह देखते हैं कि जो इसका विषय क्या हुआ करता था, मुख्य रूप से विषय विषय जो है तर्कशास्त्र, काव्यशास्त्र, मीमांसा, इतिहास, तर्कशास्त्र, काव्यशास्त्र, मीमांसा, इतिहास, यहाँ तक कि जो है चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई होती थी। चिकित्सा शास्त्र मुख्य जो है चिकित्सा शास्त्र की, भूगोल का भी पढ़ाई होती थी, भूगोल का, अलंकार शास्त्र, अलंकार शास्त्र। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो इत्यादि बहुत सारे से विषयों का भी अध्ययन किया जाता था। तो ये हमारा जो शिक्षा का केंद्र था, ये मठ, मंदिर, विहार, गुरुकुल, ये सब हुआ करता था। लेकिन विषय हमारा तर्कशास्त्र, काव्यशास्त्र इत्यादि हुआ करता था। ये जो शिक्षा का जो केंद्र जो चलाने के लिए जो है सबसे पहले क्या करते थे, दान दिया करते थे। शिक्षा के विस्तार के लिए, शिक्षा के विस्तार के लिए जो है क्या करते थे कि गुप्त राजाओं एवं समृद्ध लोगों द्वारा दान दिया जाता था। दान दिया जाता था, यानी दान दिया जाता था शिक्षा के विस्तार के लिए, प्रसार के लिए जो है दान दिया जाता था। इसी तरह जो है इस समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस समय जो है जो शिक्षा का जो केंद्र में जो छात्रावास था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन कि छात्रावास को क्या कहते हैं, क्योंकि छात्रों के रहने के लिए भी जो साधन था उसका नाम था औसत। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। हम परीक्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वही बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जिससे जो है फोकस जो है परीक्षा के केंद्र
में जो परीक्षा जो में प्रश्न पूछे जाएंगे उसी से रिलेटेड मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो शिक्षा को यानी छात्रावास को जो है औसत जो है कहा जाता था। इस समय जो है आर्यभट्ट जो थे, एक ज्योतिषी भी थे। आर्यभट्ट क्या थे? ज्योतिषी भी थे। और इन्होंने जो है आर्यभट्ट जो थे वह आर्यभट्ट क्या किए थे, ये जो है एक आर्यभट्टियम की रचना की थी। आर्यभट्टियम की जो है रचना की। और इसमें से क्या क्या दिखाया गया कि आर्यभट्ट जो है बीजगणित, रेखागणित, रेखागणित, यहाँ तक कि जो है अंकगणित भी, अंकगणित का जो है विवेचना किया है। यही जो है अंकगणित की विवेचना किया है। और साथ साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने सिद्ध किया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इन्होंने सिद्ध किया है कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, इन्होंने सिद्ध किया है। ये आर्यभट्ट है। इसी तरह देखते हैं कि इसके अलावा और भी बहुत सारे जितने भी विद्वान हैं, जैसे लाट है, क्या है, और अन्य विद्वान जो हैं, अन्य विद्वान जैसे लाट, प्रद्युम्न, उज्जैनंदीन। साथ साथ एक और देखते हैं कि इसके जो है वरामिहिर, क्या है, वरामिहिर ने, यानी इन विद्वानों ने जो है यानी आर्यभट्ट के उत्कर्ष को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। यानी वरामिहिर ने आर्यभट्ट के यानी कार्यों को उत्कर्ष पर पहुंचाने का प्रयास किया है, पहुंचाया है। यानी आर्यभट्ट के जिस तरह से जो अपने ज्योतिष थे, जो जिस तरह से रेखागणित, बीजगणित, अंकगणित और पृथ्वी पर अपनी धुरी पर घूमती है, ये सब सारा कार्यों को जो है अन्य विद्वानों ने, इन विद्वानों वरामिहिर, प्रद्युम्न, ये सब जितने भी विद्वान थे, सभी विद्वान जो है आर्यभट्ट के कार्यों को जो उत्कर्ष पर पहुंचाने का प्रयास किया। यहाँ पर देखते हैं कि वरामिहिर का एक बहुत ही प्रसिद्ध है, वरामिहिर का जो पुस्तक का जो नाम है, उस पुस्तक का नाम है बृहद संहिता। क्या है? बृहद संहिता। ये बहुत ही प्रसिद्ध इनका है वरामिहिर का। एक और इसके साथ है ब्रह्मगुप्त का जो है ब्रह्म सिद्धांत जो पुस्तक जो है ये लिखे हैं। और ये जो है कौन सा पुस्तक है? खगोल शास्त्र का है, खगोल शास्त्र का इनका पुस्तक का है। इसी तरह देखते हैं कि जो है इसमें सबसे प्रख्यात जो है वेद कौन कौन से हैं? प्रख्यात जो वेद जो हुआ करते थे वह कौन कौन वेद हैं? ये थे हमारे धन्वंतरी, और क्या है? सुश्रुत। ये जो गुप्त काल के जो है प्रसिद्ध जो है वैद्य जो हुआ करते थे, धन्वंतरी और सुश्रुत ही थे। इस तरह से इस काल का जो है नवीन औषधि बनाया गया, यानी नवीन जो है औषधि बनाया गया। औषधि की जो पुस्तकें हैं, वह पुस्तक का जो नाम है वह है हमारा अश्वशास्त्र। क्या है? अश्वशास्त्र। और एक और पुस्तक इसका नाम है जो अश्वशास्त्र के अलावा जो नाम है वह है हत्या आयुर्वेद। ये क्या है? दोनों जो है पशु चिकित्सा है। पशुओं की चिकित्सा के लिए जो है ये दोनों पुस्तकें लिखी गई। नवीन औषधि की जो पुस्तकें जो है ये दोनों बनाई गई है गुप्त काल में। यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा का केंद्र कहाँ कहाँ था। शिक्षा केंद्र कहाँ कहाँ था? सबसे पहले देखते हैं कहाँ था। काशी, मथुरा, ये सब सारा जो क्षेत्र जो था हमारा, मथुरा, काशी,
नालंदा, नालंदा था ही, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, वल्लभी, ये सब बड़े बड़े केंद्र थे, लेकिन छोटे छोटे केंद्र के रूप में काशी है, मथुरा है, नासिक है, नासिक है, पद्मावती है, पद्मावती, और साथ साथ और छोटे छोटे जैसे उज्जैनी है, क्या है, उज्जैनी, उज्जैनी, छोटे छोटे क्षेत्रों में जो है इस तरह से जो है था। यहाँ तक ये देखते हैं कि एक पाटलिपुत्र भी था, पाटलिपुत्र यानी पटना, पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र पटना, और इसके साथ एक और एक प्रसिद्ध था इसमें तथा जो है कांची। ये हमारा शिक्षा का केंद्र था। हालांकि जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय और जो है वल्लभी, ये बड़े केंद्रों के रूप में थे, लेकिन उसके छोटे केंद्रों में शिक्षा का जो प्रसार के लिए मथुरा बहुत प्रसिद्ध था इस समय गुप्त काल में, काशी भी था, नासिक था, महाराष्ट्र जो पद्मावती भी था, उज्जैनी भी था, पाटलिपुत्र भी था और कांची भी था। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है शिक्षा का केंद्र था। इस काल का सबसे बड़ा जो है प्रसिद्ध विद्वान यानी बौद्ध विद्वान कौन कौन थे? बौद्ध विद्वान पूछा जाता है, बौद्ध विद्वान गुप्त काल के सबसे बड़ा कौन थे, तो ये पूछे जाते हैं। तो असंग था एक नाम है, असंग, वसुबंधु, असंग, वसुबंधु, दिगनाग, दिगनाग और धर्मपाल। धर्मपाल भी जो है एक बौद्ध विद्वान था। एक और है जैन, जैन विद्वान। जैनों में जो है कौन कौन से विद्वान जो गुप्त काल के हुआ करते थे, नोट कर लेंगे। इसका नाम है उमेशमती, उमेशवती, और इसके साथ जैन विद्वान में उमेशवती, सिद्धसेन, सिद्धसेन, और एक है भद्रबाहु द्वितीय, यानी नाम है भद्रबाहु द्वितीय। ये जैन विद्वान है। इसके अलावा और भी अन्य विद्वान हैं, अन्य जो विद्वान हैं उनका नाम है ईश्वर सेन, ईश्वर सेन, नाम है ईश्वर सेन, भट्टी, भट्टी, ईश्वर सेन, भट्टी, शूद्रक, शूद्रक, मतीन, नाम है ये सब जितने भी है, दंडी, दंडी इत्यादि। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है बौद्ध विद्वान और जैन विद्वान, बौद्ध विद्वान और जैन विद्वान और अन्य विद्वानों का नाम तो नोट कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी सारे सब प्रश्न जो है परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं इनमें से, इसलिए मैंने बताने का प्रयास किया कि गुप्त काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कहाँ हुआ करते थे, उसके विषय क्या हुआ करते थे। तो इस तरह से जो है ये गुप्त काल की शिक्षा व्यवस्था थी। आज क्लास यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर दूसरे क्लास के लिए फिर मैं उपस्थित हूँगा।